औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से काफी इबाम पैदा हो चुका है, काफी तशवीशनाक सूरत हाल देखने में आ रही है। उसकी वजह यह है कि वफाकी वुज़रा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन पर मुमकिना तौर पर यह बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर सूरत हाल के हक में नहीं है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग का अमल जो है वो शफाफ बनाया जाए, या फिर इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, जो वसाइल पैदा किए जा रहे हैं, जिन पर अमल दरामद होना जरूरी है, उसको मुतनाजा बनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और डिजिटल वोटिंग का जो एक ख्वाब है, जो कि सही मानों में नए डिजिटलाइज दौर के अंदर जो है वो पाकिस्तान को दाखिल कर सकता है, वो महज एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। यह सूरत हाल है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर यह इल्जामात आयद किए गए हैं कि वोटिंग मशीन के हक में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऑपोजिशन जमातें जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो एक पेज पर ही दिखाई देती हैं। उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाता है तो इससे शफाफियत पर कदगन लग जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सादिक रिजवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपने अपना कीमती वक्त ऐड किया। सादिक भाई, क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर वाकई डिजिटलाइजेशन के जरिए जो है वो वोटिंग से कुछ मामला शफाफ हो सकते हैं तो इसमें इबाम कैसा है? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली आज जो सिचुएशन स्टैंडिंग कमेटी में हुई है, मैं ताजुद्दीन हैदर साहब का भी स्टेटमेंट देख रहा था, वो भी बहुत अपसेट नजर आए कि आजम सवाती एक वफाकी वजीर हैं और हुकूमती जमात के तर्जुमान भी हैं, उनकी तरफ से इतने सख्त अल्फाज ऐसे एक इंस्टीट्यूशन के लिए जो बहुत अहम किरदार अदा करता है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट होता है इलेक्शन के वक्त में, उसको आग लगाने की बात करना इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में एक बात तो फैक्चुअल है मोहम्मद अली के, फ्यूचर तो इसी का है और बहुत सारे ममालिक दुनिया में इस पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, और जो अपोजिशन मेंबरान हैं वो भी बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो वक्त के साथ साथ उसको यकीनन उस पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। लेकिन हुकूमती जो मामलात हैं, ये आपकी भी इस पे गहरी नजर है, आप खुद भी इसको हाईलाइट करते रहते हैं कि हमारी जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इनके अंदर सबसे बड़ी जो बुराई नजर आती है वो ये है कि जब इनका हुक्म नहीं माना जाता या मनोवन इनकी बात तस्लीम नहीं की जाती तो चिढ़कर ये फिर बयानात ऐसे देते हैं कि पता लग जाता है कि इन हजरात की जो है वो बुरा मान गए या उनकी जो है वो उनकी बात नहीं मानी गई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एतराज उठाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उनकी सेफ्टी, यानी कि जितनी भी मशीन लगेंगी, जहां जहां ये मशीन नस्ब की जाएंगी, लाजमी बात है उसकी तादाद काफी होगी, काफी जगहों पर और काफी हल्के होंगे, वहां वहां इनको नस्ब किया जाएगा, तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती और उसमें उसको चीट करने में, उसको सॉफ्टवेयर को ब्रेक करने में बहुत सारे खदशात हैं कि ये चीटिंग हो जाए। तो जब एक मशीन के बनाने वाले खुद श्योर नहीं है कि उसकी सेफ्टी कैसे की जाए और अभी वो खुद मुतमईन नहीं है उसके यूसेज के ऊपर, तो इस पे गुस्सा करने के बजाय इसको रिजॉल्व करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए उनको टाइम देने की जरूरत है और जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी ये बात समझ सकता है कि जिस चीज में ऑलरेडी पाकिस्तान में ये बात मशहूर है कि हर इलेक्शन जो है वो रिग्ड होते हैं, और ऐसी सूरत हाल में जब फ्यूचर आपको अपना सिक्योर करना हो तो एहतियात से काम लेना बहुत बेहतर है। ये 150 अरब रुपए का मामला है, 150 बिलियन जो रुपीज हैं इस पे मशीनों पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे खर्चा आना है। तो इलेक्शन कमीशन पे जो इल्जाम लगाया आजम सवाती साहब ने, वो तो 150 अरब रुपए उनको मिलने हैं वोटिंग मशीन की मद में, वो खुद अपने एतराजात लगाकर इन पैसों को रोक रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाहते कि उनको 150 अरब रुपए मिले जब तक वो खुद मुतमईन ना हो अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये आग लगा दे, ये कह देना कि उसको आग लगा दें और इन्होंने पैसे लिए अपोजिशन से, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल बचकाना स्टेटमेंट है। वो तो खुद पैसे लेने को मना कर रहे हैं। 150 अरब रुपए में आप भी जानते हैं कि इसमें काफी
गबन और काफी दो नंबरियां हो सकती हैं। जी। लेकिन अगर वो खुद मना कर रहे हैं तो उनकी बात को देखना चाहिए, टाइम देना चाहिए, मजीद डिस्कस करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन और सादिक रिजवी साहब देखें, अगर डिजिटलाइजेशन का जो है वो दौर आगे आने वाला है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इमरान खान साहब जो है वो काफी जो है वो बात कर रहे हैं कि उनको भी वोट का हक यहां पर होना चाहिए। देखिए, एक शहरी यहां पर रहता नहीं है, उसको यहां पर तगय्युरात का नहीं पता, उतार चढ़ाव का नहीं पता, उसको यहां के मामलात का नहीं पता, वो कैसे वहां बैठकर जो है किसी सियासी जमात को जो है वो वोट डाल सकता है या किसी लीडर के पीछे चल सकता है? ये बात इबाम पैदा नहीं करती अवाम के अंदर? बिल्कुल सही बात है मोहम्मद अली। इसमें भी मेरी अपनी जाती राय ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी ड्रॉप कर दी है, जी। मुझे लगता है कि उनको वोटिंग के राइट्स नहीं देने चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ओवरसीज जॉब कर रहे हैं, जैसे एक वर्क वीजा लिया हुआ है या बाहर की रेसिडेंसी ली हुई है लेकिन पाकिस्तान की जो शहरियत है उसको तर्क नहीं किया हुआ, उनको जरूर वोटिंग के राइट्स देने चाहिए, क्योंकि वो तो बेसिकली पाकिस्तानी है और ओवरसीज रह रहे हैं। लेकिन ऐसी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप को तर्क कर चुके हैं। अब वो भी अगर इसमें उनको भी अगर इसमें वोटिंग का राइट दिया जाता है तो फिर ये एक मुतनाज़ा बात है। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी कि जब वो यहाँ रहते ही नहीं है तो वो लाजमी बात है, फिर वो इस तरीके से पाकिस्तानी हालात को समझ भी नहीं सकते। लेकिन सादिक रिजवी साहब, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हम दोबारा आए, इस पर बात करें, सही ऑपोजिशन की जानिब से भी यही बात की जा रही है कि इस पर जो है वो इंतखाबात का जो अमल है वो शफाफ नहीं हो सकता, इसके ऊपर धांधली हो सकती है। जाहिर सी बात है, एक बटन दबाने से अगर वोट दिया जा सकता है, उस बटन को दोबारा दबाने से दोबारा वोट जो है वो काउंट हो जाएगा, इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जा सकता है। इस पर इलेक्शन कमीशन का मौकिफ भी आपके भी सामने है, मेरे भी सामने। क्या लगता है सर, मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई ऐसा बिल आ सकता है, जैसे अब तक जो है वो बिल जो है वो जबरदस्ती या फिर धोस धांधली के जरिए जो है वो पास कराए गए हैं असेंबली से? सब्र से और अकल से काम करना चाहिए और हर चीज की टेस्टिंग होती है। दुनिया जहां में जब कोई नई चीज मुतारिफ कराई जाती है उसको टेस्ट किया जाता है बार बार, और कई बार उसको टेस्ट करके देखा जाता है। अगर कि आपका जो मेन इदारा है जो ये बना रही है मशीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो ही अपनी प्रोडक्ट से अभी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको मजीद टाइम देना चाहिए। उसको आईडीए को मेरे ख्याल से कोई भी इंसान रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैंने नहीं देखा कि कोई भी अपोजिशन का मेंबर है पार्लियामेंट का या जो उनका लीडर है, कोई भी मैंने ऐसी बात नहीं देखी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ हो। उनके अपने एतराजात जो हैं वो भी धांधली की तरफ ही जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मशीनों को सॉफ्टवेयर के जरिए और या जैसे आपने बटन का जिक्र किया, बटन के जरिए कोई धांधली की मजीद आसानियां ना पैदा कर दी जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने साथ आसानियां हर किस्म की लेके आती है। अच्छाई की आसानियां भी लेके आती है और बुराई की आसानियां भी लेके आती है। जी। तो ये इनको टाइम देना चाहिए। अभी इस पे मजीद तो डिस्कशन करनी साहब, चाहिए। शफाफियत फिर कैसे मुमकिन है सर? चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाएगा? अगर सही मानों में इसको राइज कर दिया जाता है तो चेक एंड बैलेंस कैसे मुमकिन है सर? एक बैठा हुआ बंदा जो है वो भी धांधली कर सकता है जो कि तमाम चीज को ऑपरेट कर रहा है। अपने दोस्त ममालिक से हेल्प ली जाए और शफाफियत के लिए जो पाकिस्तान के हम ख्याल ममालिक हैं दुनिया में जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो रिवाज है और जो सिस्टम है वहां जहां नाफिज हुआ है, उनसे हेल्प दी जाए। बाहर के इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स को बुलाकर उनके सामने मशीन टेस्ट की जाए। और पाकिस्तान में भी जो इलेक्शन के कराने के और उसके रिलेटेड जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं जैसे फाफिन है, उनकी भी राय ली जाए और कुछ जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से इसको चेक जरूर कराया जाए। ये किसी एक इदारे या किसी एक पार्टी की सिर्फ ख्वाहिश पे ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है सेंसिटिव इशू है और इसमें इसको चीट करने के भी बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। और आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को ब्रेक करना यंग जनरेशन के लिए इतना मुश्किल काम है नहीं, तो इससे बचा जाए। और लेकिन सादिक रिजवी साहब, आपको क्या लगता है, सियासतदान इस बात से भी खौफजदा हैं कि कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, पाकिस्तान कोई ना कोई तोड़ पाकिस्तानी जो है वो निकाल ही लेते हैं उसका? क्या इस बात से भी जो है वो सियासतदान खौफजदा दिखाई देते हैं कि जी अगर कोई मशीन आ भी गई उसका तोड़ निकाल लिया जाएगा किसी ना किसी सियासी जमात के कारकुन की जानिब से? अली, सारे सियासतदान ये भी जानते हैं कि अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई धांधली तो पाकिस्तान में इलेक्शन के दिनों में होती ही है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला ये है कि बहुत सारे लोगों को इसकी अभी हकीकत मालूम है भी नहीं कि इसको कैसे तोड़ा जाएगा, क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, किस तरीके से ब्रेक इन करके सॉफ्टवेयर में आप जो है वो चेंजेस ला सकेंगे जी। असल तो इसको एक्सपर्ट्स के जरिए जो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो
इस सिस्टम को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनसे उनको बिठाकर उनसे समझने की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं, आज वो वॉकआउट भी कर गए गुस्से में जब उन पे जी जी। इल्जाम लगे पैसे लेने के। तो लाजमी बात है, कोई तो वजह है कि वो इस सॉफ्टवेयर और इस मशीन की सिक्योरिटी और सेफ्टी से अभी मुतमईन नहीं है। उनके एतराज़ात को सुनना और उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इदारे की जो एम्प्लॉयज हैं या उनकी जो मेन लोग हैं, आप उनको डरा धमका कर और अपनी बात जबरदस्ती और प्रेशर डालकर मनवाने से बेहतर ये है कि उनको मौके दिए जाएं और उनकी बात को समझकर कोई हल निकाला जाए और प्रोफेशनली उनके जो भी उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए हल निकाला जाए, ना कि अपनी मंशा और अपनी ख्वाहिश के लिए। ये माजरत के साथ ये हमारे जो कुरान जमात है इनके एक नहीं तमाम मैं जो लोग हैं, मेजोरिटी मैं कहूँगा, तमाम नहीं, मेजोरिटी जो लोग हैं उनका एटीट्यूड ही यही है कि जब इनकी बात नहीं मानी जाती तो वो कल परसों 2 3 4 दिन पहले तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत उनको अच्छा लगा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लॉन्च करने के लिए राजी थे। अब जब उन्होंने टेस्टिंग के बाद कोई एतराज़ात उठाए हैं तो वो 4 दिन पुराने दोस्त आज दुश्मन बन गए। ये बहुत ही बचकाना एटीट्यूड है, इससे इनको छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। काफी लेकिन टाइम सादिक हो भाई चुका है एक बात हुकूमत यहां पर यह भी पैदा होती है कि पाकिस्तान है सर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर चीज लॉन्च होने से पहले ही इस कदर मुतनाज़ा हो जाती है कि अवाम को उसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। सर कोई एक बिल या कोई एक ऐसी जिद्दत लाई जा रही हो पाकिस्तान के अंदर, अगर अपोजिशन को मसला नहीं होता तो हुकूमत उसको राइज नहीं करती, और अगर हुकूमत को मसला नहीं होता तो अपोजिशन उस पर एहतजाज करती है। ये सिस्टम कब खत्म होगा सर पाकिस्तान से? मोहम्मद अली, असल में तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम का इस वक्त मेन जो फोकस है वो महंगाई और उससे आने वाली परेशानियों की तरफ है। जी पाकिस्तान में जो अवाम है उस मेजोरिटी उनकी इस वक्त वोटिंग मशीन के ऊपर फोकस नहीं करके बैठी हुई। खबरें जरूर देखते होंगे लेकिन ये उनका मेन मसला ही नहीं है। वो जी तो अभी बेचारे महंगाई में पिस रहे हैं। उनकी जो हुकूमती पॉलिसीज हैं, अभी बिजली के आपको बिल में पता होगा कि कराची में ये अभी कुछ इंदिया दिया गया कि कराची में 100 से 200 रुपए का टैक्स हुकूमत हर बिजली के बिल हर सारिफ पे लगा रही है। जी। तो ऑलरेडी नए टैक्सेस से नए जो नए नए जो महंगाई के जो हमले हो रहे हैं आवाम पे, वो तो उससे परेशान है। ये तो उनके लिए एक आप समझ लें कि एक रिलीफ है कि उनको ऐसी खबरें सुनकर बस वो सोचते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन मेन उनका अभी मसला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेरी नज़र में नहीं है। वो पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो, लाज़मी बात है, ख्वाहिश तो सबकी होगी कि बेहतर से बेहतर और ट्रांसपेरेंट और शफाफ चीजें हो जाएं। सही। लेकिन हमारे मुल्क का मेन इशू ही यही है कि सिर्फ एक कॉर्नर पे नहीं, चारों तरफ धांधली है, चारों तरफ मसाइल हैं, और एक इदारे को हाथ लगाते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर तरफ हर इदारे में जो है कोई ना कोई करप्शन सामने आ जाती है। बस हुकूमत को सेंसिबली, मेरा मशवरा भी है और मेरी राय भी है कि सेंसिबली इस मामले को देखें, ना कि एकदम से जो है जज्बाती होकर और जैसे वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई बात नहीं मानता तो फौरन उसको जो है वॉशिंग मशीन से उठाकर दोबारा कीचड़ में डाल देते हैं। तो सादिक भाई देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की हम बात करें सर, तो कुछ हुकूमती लोगों को ये बात भी सोचनी चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन है जहां पर आपके जो है वो हलकों के खिलाफ मुत्तादिद एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, वो टेकअप नहीं कर रहा, वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा या उस पर कोई कमीशन नहीं बना रहा। ये तो सही मानों में उनको एहसान मानना चाहिए इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 2018 के इंतखाबात पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन के इसी एहसान तले सर, तो फिर इस लिहाज से तो हुकूमत एहसान फरामोश दिखाई देती है। बिल्कुल, अब मैं कह रहा हूँ मोहम्मद अली, अगर आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन पुराने स्टेटमेंट देख लें हुक्मरान जमात के लोगों के, जी, तो वो इलेक्शन कमीशन की फेवर में ही थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको ये आज से ही उनको बैच करना शुरू किया गया, वरना उससे पहले तो ये उनकी गुड बुक्स में थे। सही। क्योंकि उनकी मंशा के मुताबिक जो है वो मशीनें रेडी हो रही थी उनके हिसाब से, और इवन के टीवी चैनल्स पे बिठा कर प्रोग्रामों में भी उसकी टेस्टिंग कराई जा रही थी। और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, ये उनकी बात मनोवन मान ली जाएगी। लेकिन इदारे के लोग भी बहरहाल अपने काम में कुछ सिंसियर नजर आ रहे हैं। वो एटलीस्ट इस चीज को मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी कोई धांधली की, मतलब कोई मिसाल ना कायम हो जाए कि हलकों में और क्या कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में हर तरफ से मशीन के बारे में ये कंफर्मेशन आ जाए कि इसको ब्रेक करना और उससे जो है वो धांधली करना मुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की तारीख के
बेहतरीन इलेक्शन होने वाले हैं फ्यूचर में, और मैं तो सराहता हूं कि वो इस चीज को रोकना चाहते हैं और उसको मजीद टाइम देकर उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सादिक रिजवी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामलात के ऊपर बात कर रहे थे। कहना उनका यही है कि अगर ये मामला जो है वो अफाम व तफीम से हल हो सकता है तो उसको हल किया जाए, ना कि इसको धोस धांधली के जरिए या प्रेशर डेवलप करने के बाद जो है वो इसको राइज कर दिया जाए। दूसरी बात यह कि आजम खान सवाती साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, मिनिस्टर 10 बार रह चुके हैं, 10 बार जो है वो रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं, कई बार सियासत में रहे हैं, सियासी जमातों में रहे हैं, एक से निकल के दूसरी में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक साख मौजूद है। उनको इस तरह की चीजें जेब नहीं देती कि वो इदारों को आग लगाने की बात करें या फिर उन पर तनकीद का कोई मौका जो है वो हाथ से ना जाने दे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक तशवीशनाक खबर से आप लोगों को मैं आगाह करूंगा आज के पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हराम मौत मरने वालों की तादाद 5% ज्यादा हो गई है। मैं हराम मौत की अगर जिक्र कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर खुदकुशी के केसेस इस हद तक बढ़ रहे हैं कि कल जो है वो सही मानों में एक खुदकुशी के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जाता है और आज एक रिपोर्ट जारी की गई है आलमी इदारे सेहत की जानिब से और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि खुदकुशियों के केसेस में पाकिस्तान के अंदर 5% से ज्यादा इजाफा हो गया है। कुछ लोग इसको समाजी और माशी लिहाज से जो है वो देखते हैं कि जाहिर सी बात है लोग समाजी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी का खात्मा करना आसान समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो सही मानों में लोग जहनी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, उनको नफ्सियाती बीमारियां काफी हो चुकी हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो खुदकुशी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर सेहत डॉक्टर आवेज रिजवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ लोग समाजी लिहाज से जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं खुदकुशी का रुझान जो है वो एक बीमारी बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर, बीमारी या समाजी? जनाब, इसको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो दुनिया भर की जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, तो खुदकशी का जो नंबर है उसमें दूसरे नंबर पे आता है। और WHO जो हमारा आलमी सेहत का जो इदारा है उसने बहुत सीरियसली इस मैटर पे काम करना शुरू किया था और 2020 का जो उनका टारगेट था उन्होंने रखा था कि जो उनके जो परसेंटेज है उसको 10% कम ही करना है, क्योंकि उसमें हो ये रहा था कि 8 लाख के करीब दुनिया भर के अंदर जो थे वो खुदकशियां हो रही थी जी सालाना। और सही। उसको और जरा क्लोजली देखा जाए तो हर 40 सेकंड के बाद एक आदमी जो है ना डेथ होती थी। और उसमें जो मरने वाले हैं उसमें खवातीन भी और मर्द हजरात भी। और खवातीन के अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 25 साल के बाद जो वो है एविडेंसेस कम हैं, जबकि मर्दों में 70 साल तक के लोगों में खुदकशी के रुझानात पाए जाते हैं। 70 साल तक के लोगों में सर? 70 साल? हाँ, 70 साल तक के लोग जो हैं वो भी खुदकशी करते हैं। और इस स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट के खुदकशी को हमारे मजहब में भी बहुत ही बुरा अपना कहा गया है और इसकी बड़ी मजम्मत की गई है। और जबकि खुदकशी करने वाले ये सोचते हैं कि ये तो उनकी अपनी जान है, उससे मालिक हैं, लेकिन जो कुरान और अहादीस के रोशनी में अगर देखा जाए तो वहां पे हमें हिदायत मिलती है कि हम अपनी जो चीजें हैं उनमें से निगेटिविटी जो है ना वो कम कर दें। सही। और उसका उनकी अगर वजूहात देखी जाए तो उन वजूहात में यह है कि हमारे जो मुआशरे में बढ़ती हुई जो अपने मसाइल हैं वो उसके बैक में हैं। और आपका ये कंसर्न के योमे खुदकशी के मौके पे कि पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है, वो इसलिए है कि देखें, अगर आप जनरली भी किसी से आप बात करें जी जी। तो हमारे जो पिछले
5 से 10 साल हैं उनमें जहनी परेशानियां और जहनी बीमारियों के जो अपने नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। सही। और उस इंक्रीज के बाद जो है जो दैट रिजल्ट इनटू बहुत सारे केसेस में खुदकशियां होती हैं, और हर जगह जो खुदकशी है जी जी उसके पीछे कोई ना कोई अपना एक नई वजह होती है। सही। लेकिन दैट इज लिंक्ड विद सारी की सारी जो हमारे मुआशरे की मसाइल हैं, महंगाई है, गैर कानूनियत है, गैर महफूज होना है, और जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसके असरात रिजल्ट करते हैं खुदकशी में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा समाजी लिहाज से भी इस पर बात करना चाहूंगा। समाजी रहनुमा शुजात बनी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया शुजात बनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शुजात साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? जी, समाजी लिहाज से भी लोग कहते हैं कि समाजी मामलात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि जिसकी वजह से लोग खुदकुशी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। अगर लोगों के घर में खाने को नहीं होगा तो वो समाजी तंजीमों की तरफ जाएंगे, लेकिन अब समाजी तंजीमों के ऊपर भी इस हद तक प्रेशर बढ़ चुका है कि वो लोग भी कम मदद कर पा रहे हैं लोगों की। क्या कहेंगे शुजात साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने अपने इस अहम टॉपिक पर मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये कि खुदकुशी हराम है जी। अब खुदकुशी जब हराम है तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि ये मेरी जो जान दी हुई है ये तुम्हारे पास अमानत है। अब जब अमानत है तो अमानत में खयानत तो करना वैसे ही गुनाह है। अब दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए कि बंदा जो है वो खुदकुशी क्यों कर रहा है, इस वक्त अगर बंदा रात का खाना ना खाए और उसको अद्वियात वक्त पर ना मिले तो उसने अंडरस्टूड मरना ही मरना है। और जब उसके सामने बिलखता हुआ दूध पीता बच्चा उसको दूध ना मिले तो उसने खुदकुशी करनी ही करनी है। अच्छा, इसका सारा जो मलबा है, इसका जो गुनाह है, वो आपकी हुकूमत, आपके वज़रा और आपके रियाया, आपके वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, इन सबको जाता है। अब वही बात है कि वो दौर नहीं है जब हमारे पुराने दौर में जो है वो लोग निकला करते थे और पूछा करते थे कि आटा क्या हिसाब दे रहे हो, या अंडे क्या हिसाब दे रहे हो, आलू क्या हिसाब दे रहे हो। वो दौर खत्म हो चुका है जी। चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक चीज गरीब को, वो है दूध, जो एक चीज इस वक्त 150 रुपए पे चली गई है, दूध गरीब का बच्चा तो पी नहीं सकता। फल वो हो चुका है कि उनके लिए सोने के मानंद हो चुका है, लोग फल नहीं खा पा रहे, इतनी गुर्बत आ चुकी है तो मैं बता नहीं सकता हूं आप। लेकिन शुजात बनी साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी एनजीओस पर भी आयद हो रही है? अगर यही सूरत हाल पैदा हो रही है तो खुदकुशियां बढ़ने में उन एनजीओस का भी किरदार है जिनको फंड्स आ रहा है, लेकिन वो दिखाते जो हैं वो सही मानों में पूरा गोदाम है और देते एक चीनी का दाना तक नहीं है। देखिए, बात यह है, खुदकुशी के अलावा मेरे पास कुछ बचता नहीं है। ये मुझे बताइए, मेरे पास जब मेरे घर में भूख और फाकों से मेरे घर वाले मर रहे होंगे, जब मेरे पास अद्वियात खिलाने के लिए मेरे बुजुर्गों को दवाइयां नहीं होंगी, जब मेरे बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं होगा, तो देखो उसने तो फिर खुदकुशी करनी है। तो आप इतने मजे से बोल देते हैं कि यार खुदकुशी की अमवात जो है 5% में इजाफा हो चुका है। ओ भाई, ये तो मुझे बता दो कि ये अमवात हो क्यों रही है, इसका सहरा किसके सर जाता है? कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलने के लिए खड़ा भी होता है, कोई अपनी आवाज बुलंद भी करता है, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इस वक्त आप ये देख लीजिए कि गरीब के पास खाने को नहीं है कि इलेक्ट्रिक बिल जो है आपके 50 हजार रुपए भेज देती है। गैस वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, घर में अनाज नहीं है पकाने को, तुम जो है वो 2,500 हजार रुपए गैस का बिल भेज देते हो। तो भाई बंदा मरेगा नहीं तो क्या आपके साथ जो है नाच गाना करेगा बैठकर, जो इस वक्त बड़ी बड़ी महफिलों में जो है नंगी लड़कियां नचाई जा रही हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शुजात बनी साहब, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे सर इस मामले के ऊपर? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो माशी लिहाज से या समाजी लिहाज से जो चीजें होती हैं उसका असर हमारे जहनों पर वाज़े तौर पर होता है। बिल्कुल सही फरमाया। और जैसा कि शुजात बनी साहब फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ के जो सराउंडिंग के जो मामलात हैं, और उस पे अफसोस की बात यह है कि कोई किसी फोरम पे कोई कानून की बातें नहीं होती कि उसके लिए क्या कानून बनाए जाएं, और फिर आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको कैसे इस बुरे अमल से रोका जाए। क्या हमारे यहाँ स्कूलों में जो अर्ली डेज में, जिसके बाद ये खुदकशियों का रुझान ज्यादा होता है, जी जी। और
तो वो कोई तालीम है? तो बेसिक तो जरूरत यही है कि हमारे यहाँ जो कानून साजी है उसमें इसको भी एक सीरियस अपना पॉइंट के तौर पे लिया जाए, ताकि उनकी कैसे तरबियत हो और उसको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ उनको अपना माइल करना है। और वो जब इन चीजों को रखते हुए जहन में कि मुआशरे में क्या हो रहा है और हमें अपना रोल, और बीइंग ए मुस्लिम हमने जो है अपने इस नॉलेज के बाद के ये बहुत ही बुरी अपना इस्लाम ने इसको बिल्कुल इजाजत नहीं दी, बल्कि नापसंदीदा खेलों में से एक है। लेकिन डॉक्टर साहब यहां पर देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जी जहन साजी की जाए या लोगों के नजरियात को जो है वो चेंज किया जाए। सर कैसे हो सकेगी जहन साजी अगर कोई रास्ता आगे मौजूद नहीं होगा? अगर मुझे पता है मेरे पास रोजगार नहीं है और मैंने कल घर का राशन डलवाना है, वरना परसों से घर में फाके शुरू हो जाएंगे, तो मैं किस तरह से अपने अंदर वो पॉजिटिविटी पैदा कर सकता हूं? मैं अगर किसी के पास मांगने जाऊंगा, वो बोले भाई मेरे तो खुद के हालात ऐसे हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर हम कैसे कोई उम्मीद कर सकते हैं कि कोई डॉक्टर या कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हमारे जहन को जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो डाल सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये जैसा अभी आपने भी अपने इंट्रो में भी कहा था और ये अपने शुजात साहब ने भी फरमाया कि भाई जो रोजाना सुबह से उठते ही वो देखता है कि आटे के मसाइल क्या हैं, बेसिक्स जो हमारी हैं उनकी जो फुलफिलमेंट के लिए क्या चीजें करनी है, वो जब पूरी नहीं होंगी तो फिर इन चीजों की तरफ जाता है। और अगर ये हमारे अपने इन्होंने तो बहुत ही डिटेल में एक एक नाम ले दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे हुक्मरान हैं कि इन्होंने क्या अपना आपने इकदाम किए कि जिसकी वजह से जो परेशानियों में जो कमी आए, और परेशानियों की कमी डेफिनेटली जो है वो रिजल्ट करेगी और इसकी वजह से खुदकशी की जो अपना शरह है वो कम होगी। और अभी मैं इत्तेफाक से मैं WHO के पिछले दिनों वो देख रहा था, तो उसमें फिनलैंड जो है ना, जो कि देखें हमारी इस तरह का कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक है, और वहां पे उन्होंने सारे के सारे, और वहां के हुक्मरानों ने, वहां की हुकूमतों ने, वहां की सियासी पार्टियों ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये रखा कि भाई वहां का जो आम शहरी है, आम जो वहां का रहने वाला है, आवाम जो है, उसके जो है ना मसाइल क्या क्या हैं उनको एड्रेस करते हुए उनके सॉल्यूशंस उन्होंने दिए हैं। अच्छा, शुजात बनी साहब से भी मैं इस पे बात करना चाहूंगा। शुजात साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सर, कि अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण मौजूद होनी चाहिए, या फिर उम्मीद की किरण दिखाने वाले लोग मौजूद होने चाहिए? देखिए अली भाई, बात यह है कि मैं इस वक्त एक आम शहरी हूँ जी, और आम शहरी की हैसियत से अभी जो सर ने बात करी कि अदालतें, निजाम, लॉ, कानून, ये तमाम गरीब लोगों के लिए है। गरीब लोगों के लिए सिर्फ ये है, मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त चेक एंड बैलेंस क्या है हमारे पास? इस वक्त जब हमारा कराची का गरीब बच्चा जिसने आगे मुल्क को चलाना है जी, अब जब उसको दूध का एक गिलास नहीं मिल रहा तो कौन किसके गिरेबान पकड़ेगा? जब उसका बच्चा रात में खाना खा के नहीं सोएगा तो वो खुदकुशी के अलावा कोई उसके पास चारा नहीं होगा। जब वो अपने किराएदार पर, जब वो मालिक मकान की नजर देखेगा, किराएदार ना किराया ना दे पाएगा, तो मालिक मकान उनके घर वालों को या उनकी बच्चियों को या उनकी माओ पर नजर रखेगा। ये वो सूरत हाल है। मैं ये बता दूं आपको कि सिर्फ गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, कोई निजाम नहीं है। बोलने को मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन अफसोस है ये कि ये कराची है, कराची के अंदर मैं जितना बोलूंगा मेरी उतनी आवाज को दबा दिया जाएगा। मैं ये चाहता हूं एक आम शहरी की हैसियत से कि इस वक्त कराची पूरा टैक्स दे रहा है, लेकिन अफसोस जिस तरीके से सौतेला सलूक किया जा रहा है कराची की आवाम के साथ, मैं इंतहा से ज्यादा अफसुर्दा हूं। और मेरी अब कोई ऐसी एक्टिविटीज आपको कराची के अंदर ऐसा नजर नहीं आएगा कि मैं बाहर धरने लेकर खड़ा हूं, मैं किसी पर एहतजाज कर रहा हूं। यार, पूरी कराची की आवाम इस वक्त बेहिस हो चुकी है। उनको ये पता है कि हम भौंकेंगे बाहर जाकर, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात बनी साहब समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आवेज रिजवी साहब, आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा सर, इसके ऊपर बताइएगा सर, क्या रोकथाम मुमकिन हो सकेगी? एदाद शुमार जो है वो जारी करने वाले इदारे मौजूद हैं जो बता देते हैं कि इतनी खुदकुशी बढ़ी है, इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो सही मानों में इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, और सही मानों में अगर कहा जाए हुकूमती सतह पर वो चीज नहीं है जो कि माजी में 1400 साल पहले देखा जाता था कि कोई भूख से ना मरे, तो हमें यह स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इसमें जरूरत इसी अमर की है
कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो भी कोई पार्टी आए उससे कोई अपना फर्क नहीं कि पीटीआई आती है या मुस्लिम लीग का है या किस हुकूमत का या कोई और नई पार्टी आती है, उनको सबसे पहले अवाम के लिए सोचना होगा कि अवाम को कैसे परेशानियों से बचाया जाए, और उन परेशानियों की जो चीजें हैं और ये आदाद शुमार जो आते हैं इसीलिए पेश किए जाते हैं ताकि उसकी लाइट में लोग अपनी जो है सही सिमत का अपना और न्यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आवेज रिजवी साहब, माहिर सेहत, और शुजात बर्नी समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने खुदकुशी के मामलात के ऊपर अपना तबसरा पेश किया है। मामलात यही हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो एदाद शुमार नहीं बल्कि इन सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए, पॉलिसी चाहिए, तरीकेकार चाहिए, हुकूमती सतह पर इकदाम चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे तो ये अलमिया है। इसके बावजूद भी अगर मैं थोड़ी सी सियासी बात इसके अंदर करता चलूं कि एक मुल्क के अंदर खुदकुशियां बढ़ रही हों और उसका प्राइम मिनिस्टर कह दे कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम क्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर लोगों को यह सोच लेना चाहिए कि घिरे हुए हैं और इन तमाम सूरत हाल के अंदर आपके पास यही रास्ता बचता है। इसके लिए जहन साजी की जरूरत है, उम्मीद की किरण जगाने की जरूरत है, वरना लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार ही रहेंगे। तीसरे टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगा कि जी नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि यह महंगाई से पिसे हुए अवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर है, और वाज़ेह तौर पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यह इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी बहुत बुरी खबर है कि जी वो अब इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे या फिर हासिल कर पाएंगे, या फिर घरेलू सार्फिन जो हैं उनको किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर माशी तज्जियाकार हैं अब्दुल करीम आड़िया साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अब्दुल करीम साहब क्या कहेंगे सर, मुसलसल बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या परेशानियां मजीद आगे देखने को मिल सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी। जी अब्दुल करीम साहब, सवाल सुना है आपने मेरा? जी बिल्कुल सर, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये बड़ी मुश्किलात हमारे लिए पैदा होती जा रही है। डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में ₹1-2 बढ़ जाता है एकदम से, और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि गरीब आदमी को उसकी माश जिंदगी में सहूलियत दी जाए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल वो चीज है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन पे हो चाहे वो इंडस्ट्री पे हो। ये प्राइसेस अगर कंट्रोल नहीं की जाएंगी, डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो हमारे लिए एज एन इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब्दुल करीम आड़िया साहब, क्या लगता है सर, आप लोग अब हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुसलसल बम पे बम मारे जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन नीचे बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है? देखिए, हुकूमत को इन चीजों की बात, इन चीजों का अंदाजा मेरे ख्याल में बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए, तभी वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। और अगर वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये कहना मीडिया पे आके या अपने ऑफिसों में बैठ के अगर ये कहना कि गरीब आदमी को उसका हक दिया जाए और उनको वो पॉवर्टी लाइन से उठा के और उनको बेहतर अंदाज से जिंदगी देने का मौका उनको दिया जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि चीजों की बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन पाकिस्तान टू रन देयर बिजनेस। लेकिन अब्दुल करीम साहब, सही मानों में ये जो बिजली की कीमतें नेपरा ने बढ़ाने का फैसला किया है सर, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अभी की इलेक्ट्रिक सार्फिन के ऊपर बात आई नहीं है, लेकिन नजला उन पर भी गिरने वाला है, ये बात क्लियर है सर। ये हर तरीके से निचोड़ने का तरीका है अवाम को जी, ये मेरा ख्याल है। और अगर ये निचोड़ने का काम अगर बंद नहीं किया गया और लोगों के जेबों पे, तो पहले ये हक मारते थे, अब तो गिरबानों पे हक मार रहे हैं, जिससे मुआशी हालात पाकिस्तान में शदीद प्रॉब्लम में आ रही है। अच्छा आड़िया साहब, आपको क्या लगता है सर, अगर यही सूरत हाल रही तो आधे से ज्यादा इंडस्ट्री तो दूसरे ममालिक शिफ्ट हो चुकी है, मजीद भी इस तरह के मामला देखने पड़ सकते हैं? सर देखिए, इंडस्ट्रीज जो होता है ना, वो बड़ा सिंपल है उसके लिए कि वो अपनी इंडस्ट्री बंद करे या अपना कारोबार बंद करे, उसको कैश पेमेंट करे, बाजार में बेचे, दूसरे मुल्क चला जाए। ये पहले 10 साल पहले भी हो चुका है, ये 20 साल पहले भी हो चुका है। पहले गए थे 20 साल पहले गए थे दुबई, उसके बाद चली गई थी बांग्लादेश और श्रीलंका, बहुत सारी फैक्ट्रियां चली गई थी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके दुबई चले गए थे। 2008 के बाद बहुत सारे लोग वापस आए थे। लेकिन अगर आप आज एज अ गवर्नमेंट इन लोगों को मौका नहीं देंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर नहीं जानी चाहिए वो जाएगी, और उसकी वजह से अगेन डॉलर का रेट बढ़ेगा।
अब्दुल करीम साहब ये भी बताइएगा ना सर कि अगर सही मानों में चले, मैं खदशे का इजहार कर देता हूं कि अभी के इलेक्ट्रिक सार्फिन आए नहीं है बीच में, अगर के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी ये मामला लागू हो जाते हैं, यहां पर भी जो है वो फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, मुआशी लिहाज से सर कराची में कितना नुकसान हो सकता है? तो मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल डेड सिचुएशन हो जाएगी। कराची के लोग वैसे ही बहुत परेशान है बिजली के मामलात में। आपको ये बात की रियलाइजेशन होगी कि मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पंजाब शिफ्ट हो चुकी हैं सिर्फ के इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से, और उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, जो गलत प्राइसेस हैं, जो लोगों पे बिला वजह डाली जा रही हैं, उनकी अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री वैसी पंजाब शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर नेपरा भी यही काम करेगा तो ऑटोमेटिकली पंजाब से उठ के दूसरे मुल्क चली जाएगी। तो अब्दुल करीम आड़िया साहब, आप क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि अगर पंजाब से भी यही सूरत हाल सामने आती रही तो कौन कौन से ममालिक है जहां पर इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो सकती है और सही मानों में जो माशी अशारिये दुरुस्त होने की बातें पाकिस्तान में करते हैं उनके मुंह पर तमाचा पड़ सकता है? सर देखिए, मुल्क एक कारोबारी आदमी के लिए कोई मुल्क बाउंड्री वॉल नहीं होती अनलेस कि वो कोई उसकी अपनी पसंद या नापसंद हो। बट द फैक्ट इज कि जिस शख्स के पास पैसे हैं और वो उसको कैरी कर सकता है, तो फिर गलत और सही रास्ते इस्तेमाल करके एक कारोबारी आदमी अपने पैसे को बचाने के लिए दूसरे मुल्क चला जाता है। वो अपनी जान पे खेल के या अपने पैसों को बचाने के लिए या अपनी जो अखराजात है जिसमें इसके फैमिली के इश्यूज है उन सबको उठाएगा और उठा के दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएगा। मुल्क की कोई कैद नहीं होती एक कारोबारी आदमी के लिए। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी जो इंटरनेशनल जो मिनिस्टर्स हैं जो इंटरनेशनली लोगों को वेलकम करते हैं पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट करें, वो वहां जाके बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। बट यहाँ लोकल सतह पे जो कारोबारी हजरात है उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि जो इंटरनेशनली जो बिजनेसमैन है, जो कंपनीज है, वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो भी ये देखते हैं कि जब लोकल्स का ये हाल किया हुआ है तो हमारा क्या हाल करेंगे। लेकिन अब्दुल करीम साहब, अगर मैं हुकूमती किसी नुमाइंदे से बात करूं तो वो कहते हैं कमेटियां मौजूद हैं और कमेटियां काम कर रही हैं, जब वो काम मुसलसल करना शुरू हो जाएंगी तो महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है सर, ये इस तरह बिजली की कीमतें बढ़ा देना, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देना, ये नाइंसाफी नहीं है? सर बात यह है कि कमेटियां सिर्फ बातें करने के लिए हैं, चाय बिस्किट खाने के लिए हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। अगर काम हो रहा होता तो अभी तक 3-3.5 साल में कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाता। देखिए, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाना आपको बहुत जरूरी है, आपको लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरीके से हर चीज की प्राइसेस अगर बढ़ती चली जाएंगी तो जो आपका रॉ मटेरियल का बेस रेट होता है, जहां से मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग निकाली जाती है, अगर आप उसको स्टेबल नहीं करेंगे तो ये दूसरा अफ्रीका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम आड़िया साहब, माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला अभी नेपरा की जानिब से किया गया है, यानी कि अगले कुछ दिनों के अंदर पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी यही सूरत हाल कराची के अंदर पैदा कर दी जाएगी। और जैसा कि अब्दुल करीम आड़िया साहब फरमा रहे थे कि जी कराची के लोग पहले ही बड़े परेशान हैं और जो कि इलेक्ट्रिक की हटधर्मियां मुसलसल कराची के अंदर चल रही हैं, उससे लोग माशी लिहाज से, जहनी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, माशी और तरक्याती लिहाज से 100% परेशानी का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आगे आने वाले वक्तों में जो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से 50 से 55% तक शिफ्ट हो चुकी है वो आगे मजीद बढ़ जाएगी। डेड लेवल पर इस वक्त मुल्क की सूरत हाल चली जाएगी। और अब्दुल करीम आड़िया साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान को अगर इसी तरह की सूरत हाल से चलाया जाता रहा, इसी तरह की पॉलिसीज मुरतब की जाती रही, तो अफ्रीका बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।